अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं अनकट। नाज़रीन, आज का अनकट का सबसे पहला उन्वान, अब तक की 12 बजे तक ये अनकट प्रोग्राम शुरू होने तक हम आपको तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जयललिता की सेहत के बारे में बताना चाहते हैं। सेहत बहुत ही क्रिटिकल है, आईसीयू में है। पिछले 2 महीने से जयललिता अस्पताल, अपोलो अस्पताल में जेरे इलाज है और कल रात देर गए अचानक उनके कल्ब पर हमला हुआ, मैसिव हार्ट अटैक। वो कार्डियोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट और फिजिशियंस की निगरानी में आईसीयू में ट्रीटमेंट पा रही हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। जयललिता की हालत काफी गंभीर बताई गई है। तमिलनाडु में हाई अलर्ट ऐलान कर दिया गया है। तमाम स्टेट से तमिलनाडु को जाने वाले ट्रांसपोर्ट सर्विसेज रोक दिए गए हैं। ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। स्कूल्स को छुट्टी दे दी गई है। एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है और खास तौर पर जितने भी पॉलिटिशियंस हैं तमिलनाडु में, तमाम पॉलिटिशियंस के प्रोग्राम्स को मनसूख कर दिया गया है पुलिस की जानिब से। अवाम की कसीर तादाद अपोलो अस्पताल के बाहर जमा हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए सेंट्रल होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने गवर्नर तमिलनाडु से फोन पर बातचीत की और लॉ एंड ऑर्डर पर, सिचुएशन पर नजर रखने को कहा है। अब तक अनकट प्रोग्राम टेलीकास्ट होने तक जयललिता की हालत काफी क्रिटिकल बताई गई है। आइए तमिलनाडु के इस मंजर पर एक नजर डालते हैं। Ever since the news spread, we all, the party cadre and the people who love her immensely, have assembled here at the Apollo's entry, praying vigorously for her speedy recovery. The doctors are definitely taking good care of the Honorable Chief Minister, and I'm sure with all of जयललिता, जैसा कि सब जानते हैं, तमिलनाडु में चीफ मिनिस्टर जयललिता को वहां के सपोर्टर्स और आवाम ने मां का दर्जा दिया है, अम्मा जयललिता कहते हैं। लिहाजा सिचुएशन काफी गंभीर है। यहां तक कि आंध्र प्रदेश हुकूमत ने आंध्रा तमिलनाडु के बॉर्डर पर सख्त चौकसी इख्तियार कर ली है। पुलिस फोर्सेस डिप्लॉय किए गए, सेंट्रल फोर्सेस भी आ चुके हैं तमिलनाडु में। शाम तक हालत बताई नहीं जा सकती, अब तक तो काफी गंभीर बताई जा रही है। आइए अनकट के अगले उन्वान पर चलते हैं। मिलादुन नबी के जलसों के लिए सिटी पुलिस की जानिब से वसीतर और भारी बंदोबस्त किया जाएगा। कमिश्नर ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी ने कल रात खादरी चमन में मुनक्किदा मिलाद जलसे ऑर्गेनाइजर्स की मीटिंग से मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए खिताब किया और कमिश्नर पुलिस ने यह तयक़ुन दिया कि किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को सख्ती से अमल किया जाएगा और मिलाद के जलसे जितने भी होते हैं वहां पर एसीपीस की निगरानी में यह बंदोबस्त किया जाएगा। उन्होंने बड़े पुरसुकून और जोश व खरोश के साथ जलसे मिलादुन नबी आवाम को मनाने की दावत दी, जिसके लिए पुलिस ताउन करने के लिए तैयार है
ऐसा पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी ने कल रात कारदी चमन में मुनक्किदा एक ऑर्गेनाइजर्स की मीटिंग से खिताब करते हुए कहा। आइए इस पर एक नजर डालते हैं। तीन RAF कंपनीज भी इसमें रहते हैं। ये हमारे हैदराबाद सिटी के लिए, ये पूरा दुनिया के लिए ये मिलादुन नबी जुलूस जो है एक बढ़िया प्रोसेशन, एक बढ़िया इवेंट है। हम उसको सक्सेसफुल करना है और सभी को शामिल करके इसमें अमन और शांति से आगे लेके जाने के लिए जो आज यूनाइटेड सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया जो इनिशिएटिव लिया है, हम सभी को इधर इकट्ठा होके और एक प्लेटफॉर्म पे हमारे व्यूज शेयर करने के लिए, हमारे एक विलिंगनेस इसको अमन और शांति से मनाने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए पूरा आपका सपोर्ट हमें देने के लिए जो ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है, मैं सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया को हम हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। इससे मैं पार्टिसिपेट हो रहा हूं। और आखिरी में और एक बार आप सभी को मिलादुन नबी के तहे दिल से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। महेंद्र रेड्डी साहब बुके कायद अहले सुन्नत फखरे तक बानी पूरे जोशो खरोश के साथ पुरअमन तौर पर मिलाद के जलसे मनाने के लिए कमिश्नर पुलिस ने कहा है पुलिस मुकम्मल ताउन करेगी इन जलसों के लिए। अनकट के अगले उन्वान पर चलते हैं। जायदाद के खातिर आजकल मासूम बच्चों को किडनैप करना, मर्डर करना आम बात हो चुकी है। समाज कितना गिर चुका है आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। कल ही एक वाकया पेश आया, रात देर गए ये मंजर आम पर आया है। साइबराबाद कमिश्नरेट के लिमिट्स में एक 4th क्लास का मासूम बच्चा रोहन कुमार LNR स्कूल चिलकुर में पढ़ता था। रिश्तेदारों ने जायदाद के झगड़े के लिए इस मासूम को किडनैप किया, फिर इसका कत्ल किया, फिर पानी के संप में इसे बंद कर दिया। कितनी अफसोस की बात है, समाज कहां गिर रहा है, लोगों की जहनियत क्या हो रही है, इस मासूम के कत्ल से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। प्रेग्नेंट डांसर का कत्ल। पंजाब स्टेट भटिंडा गांव, शादी बारात, करेंसी, नई करेंसी लुटाना, डांस, नाच, गाना। बड़ी अफसोस की बात है। खैर ये तो आम हो चुका है, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक डांसर ने उस एक बाराती के साथ डांस करने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि डांसर प्रेग्नेंट थी। उसके दोस्त को फौरी गुस्सा आया, अपनी गन निकाली, शूट कर दिया और स्टेज पर ही नाचते नाचते चल बसी ये डांसर। एक खतरनाक अफसोसनाक मंजर पर एक नजर डालते हैं।
दोस्त के साथ नाचने से इनकार करने पर दूसरे दोस्त को आया गुस्सा, फौरी अपनी गन निकाली और कत्ल कर दिया। मैं तो इसे कहूंगा ये डबल मर्डर है, क्योंकि डांसर प्रेग्नेंट थी, उसका भी कत्ल हुआ है। डबल मर्डर चार्जेस लगानी चाहिए भटिंडा पुलिस को इस शख्स पर। संकट के अगले उन्वान पर चलते हैं। डीमोनेटाइजेशन के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद सब जानते हैं 2000 की नई करेंसी, 500 और 1000 के नोटों पर पाबंदी, मुख्तलिफ बयानात आते रह रहे हैं। 8 नवंबर से आज तक चंद तजुर्बेकार लोग, इकोनॉमिस्ट्स, चंद प्रोफेसर्स, करेंसी जानने वाले अपने अपने ख्यालात को सोशल मीडिया के जरिए रिकॉर्ड करते हुए आवाम तक पहुंचा रहे हैं। ऐसा ही एक बयान हमारे सामने आया है, वो आज हम हमारे अनकट प्रोग्राम के जरिए नाजरीन में रखना चाहते हैं। बहुत अच्छा बयान है, युवा क्रांति के नेता हैं। डिमोनेटाइजेशन जो माहौल चल रहा है उस पर इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में खुलासा किया है। आवाम को ये जानना जरूरी है, इसीलिए हम ये मुकम्मल इनका बयान बताना चाहते हैं। आप लोग गौर से सुनिए। एक मजबूत देश वही होता है जिसकी जनता हर सवाल का जवाब अपने तरीके से ढूंढती है। हमारी सरकार ये कह रही है डिमोनेटाइजेशन स्कीम से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन असलियत इसकी कुछ और है, और वो असलियत जनता के सामने लेके आना जिम्मेदारी सरकार की बनती है, लेकिन सरकार उस जिम्मेदारी से भाग रही है। तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि उस सच्चाई को हम जनता के सामने लेकर आए। साथियों, ये बात हम अपने पहले वाली वीडियोज में ही क्लियर कर चुके हैं कि इस डिमोनेटाइजेशन स्कीम का काले धन वापस लाने से कोई लेना देना नहीं है, और वो वीडियो आप हमारे यूट्यूब के युवा क्रांति के चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है? ये डिमोनेटाइजेशन स्कीम के पीछे असली उनका क्या इरादा है काम करने का, असली वो क्या करना चाहते हैं हमारी सरकार? देखिए, हिंदुस्तान के बड़े बड़े बैंकों का 6 लाख करोड़ रुपया बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज ने लोन पर ले रखा है। वो 6 लाख करोड़ रुपए का लोन वो कॉर्पोरेट हाउसेज चुका नहीं पा रहे हैं। अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप ने 1,25,000 करोड़ का लोन ले रखा है बैंकों से। उसके बाद अनिल अग्रवाल जो कि वेदांता के मालिक हैं, उन्होंने 1,03,000 करोड़ रुपए का लोन ले रखा है। उसके बाद एसआर ग्रुप है, उसने 1,01,000 करोड़ का लोन ले रखा है। उसके बाद अडानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप ने 96,000 करोड़ का लोन ले रखा है। ऐसे चलती जाएगी, फहरिस्त बहुत लंबी है। तो कुल मिला के हमारे बैंकों का 6 लाख करोड़ रुपया इन कॉर्पोरेट हाउसेज के पास है, और ये वापस उसको चुका नहीं रहे हैं। इससे हमारे बैंकों के पास पैसा खत्म हो गया है, बैंकों के अंदर कोई भी पैसा नहीं बचा है। और जब किसी भी देश के अंदर, किसी भी देश के बैंकों में अगर पैसा ना बचे तो वो देश इकोनॉमिकली कोलैप्स कर जाता है, जैसे 2008 में अमेरिका के साथ हुआ कि वहां के लेमन ब्रदर्स कंगाल हो गया। अब अगर आप पिछली 3 रिपोर्टें भी देखेंगे तो मूडीज जो रेटिंग एजेंसी है दुनिया की, उसने कहा कि हिंदुस्तान के बैंकों के अंदर 1,25,000 करोड़ रुपए को इमरजेंसी में जल्दी से जल्दी डालने की जरूरत है, नहीं तो बैंक कंगाल हो जाएंगे सारे। आप दूसरी रिपोर्ट देखेंगे कि इसी साल अप्रैल में हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इमरजेंसी में 23,000 करोड़ रुपया बैंकों के अंदर डाला। तीसरी बात आप जो रिपोर्ट देखेंगे, हरीश दामोदरन जो जानकार है इन मामलों के, उनकी 1 मई 2016 को इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी है। उन्होंने कहा है कि 2016 का जो वित्तीय वर्ष खत्म हुआ मार्च के अंदर 2015-2016 का, उसमें बैंकों के अंदर जो जमा राशि की इंक्रीमेंट थी वो सिर्फ 9.9% थी, और ये इंक्रीमेंट 1962-1963 के बाद से सबसे कम है। पिछले 55 सालों में ये सबसे कम इंक्रीमेंट बैंकों के अंदर पैसा आने की रही है। तो इन चीजों से साफ हो जाता है कि हमारे बैंकों के पास कोई भी पैसा नहीं बचा था। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने स्कीम लेके आ गई सरकार। उन्होंने कहा 500,000 के सारे नोट आप हमारे पास जमा करवा दीजिए। देखिए, जितनी भी टोटल करेंसी हमारे पास सर्कुलेशन में थी हमारे मार्केट में, उसमें से 86% 500 और 1000 के नोट थे। टोटल मिला के लगभग 14,83,000 करोड़ रुपए की वैल्यू की करेंसी 500 और 1000 की फॉर्म में देश के अंदर सर्कुलेट कर रही थी।
तो सरकार ने क्या कहा कि अभी 500,000 के नोट हमारे पास दे दीजिए। सरकार ने उसको अलग अलग तरीके से जनता को बहकाया कि इससे काला धन ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो कुछ नहीं होने वाला है। तो बैंकों के पास 15 लाख करोड़ के आसपास रुपया बैंकों के पास पहुंच जाएगा। अब देखिए, मजेदार बात यहां पे ये है कि उनके पास पैसा बहुत आ रहा है, लेकिन बाहर निकलने पर उन्होंने लिमिट लगा दी। कभी उसको 4,000 रुपया कर देते हैं, आज उसको 2,000 रुपया कर दिया, डेली उसको बदलते रहते हैं। तो अभी तक जो आंकड़े हैं, खुद गवर्नमेंट के बैंकों के आंकड़े हैं, अब तक बैंकों के पास लगभग 5 लाख करोड़ रुपया आया है। इस स्कीम के लॉन्च होने के बाद लगभग 5 से 6 लाख करोड़ रुपया, उससे भी अब ज्यादा हो गया होगा, ये 2 दिन पहले के आंकड़े हैं। इतना पैसा, इतना रुपया उनके पास 5 से 6 लाख करोड़ रुपए आया है। लेकिन जो बैंकों ने दिया है वो सिर्फ 70 से 75 हजार करोड़ दिया है। ये समझिए आप। तो उससे जितना उन्होंने बैंकों ने दिया है, उससे 7 या 8 गुना ज्यादा रुपया उनके पास आया है। अगर आप अलग अलग आंकड़े देखेंगे कि 15 जिस हिसाब से सरकार रुपए बांट रही, जिस हिसाब से सरकार ने लिमिट लगा दी है पैसे लेने के ऊपर, उस हिसाब से 30 दिसंबर तक मैक्सिमम पूरा देश लगभग 3 से 4 लाख करोड़ रुपया ही बैंकों से निकाल सकता है। लेकिन बैंकों के अंदर कितना आ रहा है? 15 लाख करोड़ के आसपास। तो ये जो 11 लाख करोड़ बचे बैंकों के पास, इसका क्या किया जाएगा? सवाल ये है। इस रुपए को दोबारा से बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाएगा। ये समझिए आप इस खेल को। अगर अभी आप देखें, कल की जो खबर आ रही है कि विजय माल्या का 1200 करोड़ रुपए का किंगफिशर के ऊपर जो लोन था, उसको राइट ऑफ कर दिया गया है। राइट ऑफ का मतलब सरल भाषा में होता है कि सरकार और बैंक ये मानने लग गए हैं कि उस लोन को वो वापस नहीं ले सकते हैं। अब सरकार अगर किसी को लोन देकर ये मानती है कि वो उसे वापस नहीं ले सकती है, तो एक तरीके से वो बैंक माफ हो गया, वो जो लोन उस बैंक ने दिया वो माफ हो गया। कल कुल मिलाकर 63 लोगों का लगभग 7,000 करोड़ रुपए का इस तरीके से लोन राइट ऑफ कर दिया गया। तो बैंकों के पास जो पैसा बचा नहीं था उधार देने के लिए, लैंड करने के लिए, लोन देने के लिए, वो आपको इसको बहका के वो सारा पैसा उन्होंने ले लिया। आपका 15 लाख करोड़ रुपया है वो बैंकों के अंदर चला गया, और अब उस रुपए से दोबारा उद्योगपतियों को, जो पहले ही 6 लाख करोड़ रुपया हमारे देश का लेकर बैठे हैं, उन उद्योगपतियों को अब दोबारा से रुपया दिया जाने लग गया। एक तरीके से जो ये 1200 करोड़ माफ किया गया, और जो सभी लोगों का जो ये टोटल 63 पीपल का जो 7,000 करोड़ रुपया माफ हुआ है, ये अपने आप में सरकार की मंशा को बिल्कुल क्लियर कर देता है। सरकार झूठ पर झूठ बोल रही है, लेकिन किसी ने सही कहा है, एक झूठ छिपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। सरकार कह रही है कि हम 6 महीने से नोट को प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन 4 सितंबर तक तो रघुराम राजन गवर्नर रहे थे, लेकिन किसी भी 2000 या किसी भी नए नोट पर रघुराम राजन के एज गवर्नर हस्ताक्षर नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर सरकार की माने 6 महीने पहले ये शुरू हुए थे, तो ये मई या अप्रैल में शुरू हो गए थे, और 4 सितंबर तक रघुराम राजन गवर्नर रहे थे, तो उनके हस्ताक्षर क्यों नहीं है? तो सरकार ये अपने आप, जो सरकार ने एक झूठ बोला, सरकार उसके लिए लगातार 100 झूठ बोलती जा रही है। 100 झूठ उनको बोलने पड़ेंगे, और सरकार अपने इस चक्कर में खुद ही फंस जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि लिमिट इसलिए लगाई है 4,000 या 2,000 रुपए निकालने पर कि इतने नोट प्रिंट नहीं हुए। अरे भाई, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आपके पास 3-3, 4-4 फैसिलिटी है नोट प्रिंट करने की, लेकिन आप सिर्फ एक जगह नोट प्रिंट कर रहे हैं, और खुद आप कह रहे हैं 6 महीने से प्रिंट कर रहे हैं। अगर ज्यादा नोट भी आप प्रिंट कर सकते थे, लेकिन ये पूरा खेल ये है, ये कोई कम प्रिंट होने का कोई सवाल नहीं है। ये पूरा खेल ये है कि बैंकों को अपने पास पैसा रखना है। आपसे लिया 15 लाख करोड़, निकालने से 3 या 4 लाख करोड़, और जो बाकी 10-11 लाख करोड़ रुपए बचा, जो बैंकों को सख्त जरूरत थी, बैंक कंगाल हो चुके थे, क्योंकि अपना 6 लाख करोड़ रुपया कॉर्पोरेट हाउसेज के हाथों डुबा के, तो 11 लाख करोड़ उनके पास बचा, तो उस 11 लाख करोड़ का इस्तेमाल करके अब दोबारा से कॉर्पोरेट हाउसेज को वो 11 लाख करोड़ में से भी दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत कल हमारी सरकार कर चुकी है। तो मेरी देशवासियों से अपील है, आप सारी चीजों को जानिए, आप सवाल करना शुरू कीजिए। अगर सवाल नहीं करेंगे आप, तो ऐसे ही आपकी पिटाई होती रहेगी। आखिरी बात साथियों, हमारे देश के लगभग 30 लाख जो ट्रक है हमारे देश में अभी रजिस्टर्ड, उनमें से 90% ट्रक जहां है वहीं पे खड़े हो रखे हैं, ये डिमोनेटाइजेशन स्कीम के आने के बाद। तो जब गुड्स का आदान प्रदान एक दूसरी जगह से नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से अब महंगाई बढ़ने वाली है, और जब चीजों की कमी होगी तो महंगाई बढ़ेगी।
तो अब आपको जो एक ट्रेंड चला हुआ है देश के अंदर कि सब कुछ एक देशभक्ति के लिफाफे में लपेट कर दिया जाता है, तो ये महंगाई भी देशभक्ति के लिफाफे में लपेट कर ही आपके ऊपर थोपी जाएगी और अब महंगाई से भी आपको जूझना पड़ेगा। तो साथियों, सवाल उठाइए, सरकार से सवाल उठाइए। अगर सवाल नहीं उठाएंगे आप तो इसी तरीके से आपका शोषण होता रहेगा और इसी तरीके से इमोशनल बातें करके नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, इमोशनल हो गए, भावुक हो गए। अरे मोदी जी, जो आप भावुक हुए उसके प्रति हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं, लेकिन देश भावुकता और संवेदनाओं से नहीं चलता है, देश सही निर्णयों से चलता है। अगर भावुकता देखनी है तो उन अनेक परिवारों की देखिए जिनके लोग इस डीमोनेटाइजेशन स्कीम की वजह से मर चुके हैं। अगर भावुकता देखनी है तो उन लोगों की देखिए जिनका 15-15, 20-20 हजार करोड़, जिन किसानों 15-15 हजार रुपया, माफ कीजिएगा, जिन किसानों का 15,000 रुपया आप माफ नहीं करते हैं और उसकी वजह से उन्हें सुसाइड करना पड़ता है उन किसानों को, लेकिन आप 6 लाख करोड़ रुपया बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस का माफ कर देते हैं। तो आप भावुकता उनकी भी देखिए। तो साथियों, ऐसी भावुकता के इस चक्कर में मत फंसिए, सवाल उठाइए, दिमाग से सवाल उठाइए और अपनी सरकार से उनका जवाब मांगिए। सुना आपने क्या कह रहे हैं ये युवा क्रांति के नेता। अब इसी तरह की एक और वायरल वीडियो की हम बात करते हैं। ये साहब कह रहे हैं 2000 की करेंसी निकालने के पीछे 3 राज हैं। इससे हटकर भगवान श्री कृष्ण में अगर धरती पर आ जाए उतरकर तो भी करप्शन नहीं रोक सकते, ऐसा ये साहब का वायरल वीडियो में कहना है। ये भी सुन लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल आर्य। आज मैं मुद्दा लेके आया हूं, सरकार ने 2000 का नोट क्यों छापा। बड़े दिनों से ये सवाल उठ रहे हैं, तो मैं सोचा कि आपको एक तथ्य दिया जाए कि ये सरकार ने 2000 का नोट छापने का ही निर्णय क्यों लिया। इसके इस तर्क में 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट, कभी आपने सोचा कि 1 रुपए का नोट और 2000 के नोट की छपाई में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही इन दोनों नोटों की लागत में भी कोई अंतर नहीं है, लागत दोनों बराबर रहती हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सरकार के पास 125 करोड़ जनसंख्या के अंदर जन जन तक नोट पहुंचाने के लिए अवधि की समस्या थी। जैसे 50 दिन मोदी सरकार ने मांगे आपसे कि 50 दिन की मुझे दो आप, और मैं आपको इस अवधि के अंदर मार्केट के अंदर जो नोट है वो पूरी तरह से फ्लो कर दूंगा, लोगों तक जन जन तक पहुंचा दूंगा। जरा सोचो आप, अगर 2000 के 2 नोट की जगह, मतलब 2-2000 के 2 नोट की जगह 40 नोट बांटने पड़ते हैं 100-100 के, तो कितना तो समय लगता और कितनी लागत लगती और कितनी मैन पावर लगती और कितनी स्टोरेज लगती। तो समय की अवधि, लागत की अवधि और स्टोरेज की अवधि को घटाने के लिए सरकार ने 2000 का नोट छापा। तीसरा पॉइंट, कुछ लोग कहते हैं कि 2000 का नोट छापने से करप्शन, जो करप्ट लोग हैं वो बढ़ जाएगा और वो उसको स्टोर करने लग जाएंगे। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी और आज दोबारा बता रहा हूं। करप्शन ना तो खत्म हुआ है और ना खत्म होगा। करप्शन किसी के बस की बात नहीं जो खत्म कर दे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी आ जाए तो भी करप्शन को खत्म नहीं कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले तर्क दिया था कि लाक्षागृह जो दुर्योधन ने बनाया था वो करप्शन के ही थ्रू बनाया था ना। दुर्योधन अगर रिश्वत नहीं देता तो लाक्षागृह बनता नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण लाक्षागृह बनने से नहीं रोक पाए तो मतलब किसी और की क्या विश्वास जो करप्शन रोक दे, क्योंकि मानव द्रव्य के अंदर है करप्शन। करप्शन जो है जिसका जो मौका लगता है वो करप्शन करता ही करता है। इसका सीधा से एक कहते हैं कि सलूशन यही है कि आपको विमुद्रीकरण जो नीति है, जो बाबा साहब भी कह के गए हैं, जो अर्थशास्त्र के अंदर भी लिखा हुआ है, आपको हर 10 साल के अंदर विमुद्रीकरण करना ही पड़ेगा। आप
आप करने दो उनको स्टोरेज। बेईमानों को आप 2000 के नोट को स्टोर करने दो, जितना करना चाहे उतना करें, करने दो उनको स्टोरेज। 10 साल बाद अगर सरकार वो 2000 के नोट बदल देगी, चेंज कर देगी अचानक, तो फिर वो कूड़ा हो जाएगा उनके लिए 2000 का नोट। तो 2000 के नोट से चिंता ना करो कि करप्शन बढ़ेगा, वो स्टोरेज कर लेंगे, करने दो उनको स्टोरेज, जितना स्टोरेज करना है करने दो उनको, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेईमानों को कहो कि अपने कमरे भर ले 2000 के नोट से। बस आप सरकार से यह आग्रह करें कि हर 10 साल बाद, हर 15 साल बाद जो 2000 का नोट है या कोई भी करेंसी का बड़ा नोट है उसको चेंज कर दे, तब्दील कर दे, पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर दे। जिससे इस बार 1000 का नोट 500 का नोट डिस्कनेक्ट हुआ है, तो करप्शन करने वालों के लिए कोई उम्मीद ही नहीं बचेगी, ना वो स्टोर कर पाएंगे, ना वो बड़े नोटों को रख पाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये तर्क है पहला, और बाकी आपके सवाल आएंगे तो वैसे मैं आपको तर्क नए नए देता रहूंगा, और इसीलिए आप भारत माता की जय। ये साहब ऐसा कह रहे हैं, वो साहब वैसा कह रहे हैं। बहरहाल जमहूरियत में हर किसी को हक है अपने अपने ख्यालात का इजहार करना। हमने इन दोनों के ख्यालात आज आवाम के सामने रखे हैं। यहाँ पर ले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरी हाजिर होंगे और एज यूजुअल हमारा डिस्कशन जारी रखेंगे। देखते रहिए व्हाट्सएप अनकट।